जब हम कोई सस्पेंस थ्रिलर देखते हैं ना, हाँ, तो उसकी स्क्रिप्ट कितनी परफेक्ट लगती है। हाँ, एकदम पॉइंट टू पॉइंट होती है। बिल्कुल, एकदम हिसाब से लिखी हुई है। मतलब हीरो की परफेक्ट एंट्री होती है, एक बहुत ही इमोशनल सी बैक स्टोरी होती है जिससे ना तुरंत एक लगाव हो जाता है, और फिर कहानी में अचानक से एक ट्विस्ट आता है जो लिटरली दिमाग हिला देता है। राइट, सब कुछ बिल्कुल फ्लॉलेस होता है वहाँ। हाँ, कहीं कोई चूक नहीं। पर ऐसी परफेक्शन ना सिर्फ पर्दे पर ही अच्छी लगती है। हाँ, असली जिंदगी में ऐसी परफेक्शन नहीं होती। असलियत में थोड़ा बिखराव होता है, थोड़ी कमियां होती हैं। इंसान स्क्रिप्ट्स की तरह पहले से लिखे हुए नहीं होते। सही कहा आपने। और जब कोई इंसान बिल्कुल एक लिखी हुई स्क्रिप्ट के तरह परफेक्ट लगने लगे ना, तो वही सबसे बड़ा खतरे का निशान होता है। यहाँ जो सबसे रोचक बात है वो ये है कि आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं, मैट्रिमोनियल साइट्स पर होने वाले फ्रॉड्स और स्कैम्स के बारे में, वो बिल्कुल ऐसी ही किसी परफेक्ट थ्रिलर स्क्रिप्ट की तरह शुरू होते हैं। अरे बाप रे, मतलब लोग तो वहाँ साथी ढूंढने जाते हैं। वही तो, मासूम लोग एक साथी ढूंढने निकलते हैं और एक ऐसी कहानी का हिस्सा बन जाते हैं जहां उन्हें बेवकूफ बनाया जाता है, उनसे लाखों रुपए ऐंठ लिए जाते हैं, और सबसे दर्दनाक बात यह है कि उनका इमोशनल फायदा उठाया जाता है। ये बहुत ही सीरियस बात है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक टेक्निकल फ्रॉड या साइबर क्राइम का मामला नहीं है, ये पूरी तरह से ह्यूमन साइकोलॉजी का खेल है। देखिए, स्कैमर्स लोगों के दिमाग और उनके जज्बातों के साथ खेलते हैं, क्योंकि उन्हें ठीक से पता होता है कि किस वक्त किस दुखते रग पर हाथ रखना है। तो आज के इस डिजिटल दौर में ना ये टॉपिक बेहद जरूरी है। चलिए इसे थोड़ा खोल कर देखते हैं। हाँ, जरूर। इस गहन विश्लेषण का मकसद सिर्फ इन स्कैम्स के बारे में बात करना नहीं है। हमारा एम है उन साइकोलॉजिकल ट्रिक्स को समझना जिन्हें हम एक तरह से द स्कैमर्स प्लेबुक कह सकते हैं। एकदम सही नाम दिया आपने, द स्कैमर्स प्लेबुक। साथ ही हम एक ऐसी ठोस डिटेक्टिव टूल किट तैयार करेंगे जिससे इस चर्चा को सुनने वाले लोग असली और नकली प्रोफाइल्स के बीच का जो फर्क है ना, वो आसानी से समझ सकें। ये बहुत जरूरी टेक अवे होगा आज का। तो शुरुआत करते हैं इन स्कैमर्स के उस पहले कदम से जहां से ये पूरा जाल बिछाया जाता है, यानी एक नकली पर बेहद आकर्षक प्रोफाइल बनाना। राइट, सबसे पहला ट्रैप। मैंने पढ़ा है कि इन प्रोफाइल्स में जो फोटोज होती हैं वो बिल्कुल मॉडल टाइप होती हैं, और इनका बैकग्राउंड हमेशा एक सेट पैटर्न फॉलो करता है। या तो कोई हाई इनकम बिजनेस ओनर दिखाया जाएगा या फिर किसी विदेश में बैठा हुआ एनआरआई। एक बात बताइए, ये लोग अपने आप को एवरेज क्यों नहीं दिखाते? देखिए, क्योंकि एवरेज प्रोफाइल्स पर लोग इतनी जल्दी अट्रैक्ट नहीं होते। एक हाई स्टेटस, विदेश में सेट या फाइनेंशियली कामयाब प्रोफाइल सीधे लोगों की एस्पिरेशंस को टारगेट करता है। अच्छा, यानी उनकी आकांक्षाओं को। बिल्कुल, इसका सीधा सा लक्ष्य होता है पहली ही नज़र में ट्रस्ट बिल्ड करना और सामने वाले को एक सुनहरे फ्यूचर का सपना दिखाना। राइट, एक फैंटेसी क्रिएट करना। हाँ, और एक बार वो आकर्षण पैदा हो गया तो अगला कदम होता है जल्दी से जल्दी एक इमोशनल कनेक्शन बनाना। ये एक ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं जिसे साइकोलॉजी में लव बॉम्बिंग कहा जाता है। लव बॉम्बिंग मतलब एकदम प्यार की बरसात कर देना। एग्जैक्टली, ये लोग रोज लंबी लंबी बातें करेंगे, कॉल्स पर घंटों बिताएंगे और बहुत ही जल्द, शायद 2 या 3 दिन में ही आई लव यू या मेरी आधी जिंदगी तुम्हारे बिना अधूरी थी जैसे बड़े बड़े दावे करने लगेंगे। 2-3 दिन भी? ये तो थोड़ा अजीब नहीं लगता सामने वाले को? लगना तो चाहिए, पर उनकी बातों में एक सैड स्टोरी जरूर मिलती है जो लोगों को पिघला देती है। ओह अच्छा, सिंपैथी गेन करने के लिए। हाँ, कोई बताएगा कि वो विडो है या उनका बहुत बड़ा डिवोर्स हुआ है जिसमें उनके पुराने पार्टनर ने उन्हें धोखा दे दिया, या फिर वो अपनी जिंदगी में विदेश में कितने अकेले हैं। ये तो वही OTT सस्पेंस थ्रिलर वाली स्क्रिप्ट हो गई एकदम, हीरो की सैड बैक स्टोरी। बिल्कुल वही, ये एक जानबूझकर बनाई गई सिंपैथी गेन करने की ट्रिक होती है। पर यहाँ पर मेरा एक बड़ा पुशबैक बनता है। हमारे सोर्सेज बताते हैं कि ये स्कैमर्स अपनी पहचान छुपाने के लिए लगातार वीडियो कॉल्स अवॉइड करते हैं। हाँ, ये बहुत कॉमन रेड फ्लैग है। मतलब कभी कैमरा खराब होने का बहाना बनाते हैं, तो कभी नेटवर्क इशू, या कभी किसी ऐसी जगह होने का दावा करते हैं जहां कैमरा अलाउ नहीं है, और आधार या कोई रियल आईडी भी नहीं दिखाते। राइट। तो अगर कोई इंसान लगातार वीडियो कॉल अवॉइड कर रहा है और सामने आने से कतरा रहा है, तो लोग आगे बात बढ़ाते ही क्यों हैं? वहीं पर एक झटके में शक क्यों नहीं हो जाता? ये बहुत ही लाजमी सवाल है। लॉजिक तो यही कहता है कि तुरंत शक होना चाहिए और वहीं पे कनेक्शन तोड़ देना चाहिए। हाँ वही तो। पर देखिए, जब तक वीडियो कॉल अवॉइड करने की नौबत आती है ना,
या जब पहली बार कोई बहाना बनाया जाता है, तब तक विक्टिम इमोशनली इतना अटैच हो चुका होता है कि दिमाग का वो हिस्सा जो लॉजिक और रीजनिंग के लिए जिम्मेदार होता है, वो एक तरह से बाईपास हो जाता है। अच्छा, मतलब लॉजिक काम करना बंद कर देता है। बिल्कुल, वो इंसान उस स्कैमर की सैड स्टोरी का हिस्सा बन चुका होता है, उस रोजाना की आदत का शिकार हो जाता है, जहां उन्हें लगता है कि कोई उनकी परवाह कर रहा है। वो आदत पड़ जाती है बातों की। हाँ, और उन्हें लगता है कि शायद सच में इसका कैमरा खराब हो, या फिर ये अपनी लाइफ में इतना परेशान है, मुझे इस छोटी सी बात पर इसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। वो दिमाग एक एक्सक्यूज ढूंढ लेता है। एग्जैक्टली, दिमाग में एक नैरेटिव बन जाता है कि मैं इस अकेले इंसान को बचाने वाला हीरो हूँ। इमोशन हमेशा लॉजिक के आगे एक दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। और इसी इमोशनल मैनिपुलेशन का पूरा फायदा उठाया जाता है आखिरी बार के लिए, जिसे कहते हैं पैसे की मांग। वही इनका मेन गोल होता है। हाँ, जब ट्रस्ट का ये खोखला महल पूरी तरह बन जाता है, तब कहानी में अचानक से कोई बड़ी इमरजेंसी आ जाती है। अगर हम डेटा में जो रियल लाइफ केसेस हैं उन्हें देखें तो समझ आता है कि स्कैमर्स किस तरह अलग अलग साइकोलॉजिकल वीक पॉइंट्स को निशाना बनाते हैं। बिल्कुल अलग अलग वीक पॉइंट्स होते हैं। जैसे एक है अथॉरिटी और रिस्पेक्ट का फायदा उठाना। कई बार हम देखते हैं कि प्रोफाइल किसी आर्मी ऑफिसर या डॉक्टर का होता है, यूनिफॉर्म में उनकी फोटोज दिखाई जाती हैं। हाँ, इसको हम साइकोलॉजी में हेलो इफेक्ट कह सकते हैं। हेलो इफेक्ट, ये क्या होता है? देखिए, जब लोग किसी को आर्मी के यूनिफॉर्म में या डॉक्टर के कोट में देखते हैं, तो दिमाग अपने आप एक रिस्पेक्ट और ट्रस्ट का लेवल सेट कर देता है। ओह राइट, एक आदर का भाव आ जाता है। बिल्कुल, इन प्रोफेशंस के साथ देशभक्ति और सेवा का भाव जुड़ा होता है। लोग सोचते हैं कि देश की रक्षा करने वाला या जान बचाने वाला इंसान धोखा थोड़ी ना देगा। ये बात तो है, यूनिफॉर्म देखकर शक कम हो जाता है। हाँ, और जब ऐसे फेक आर्मी ऑफिसर या डॉक्टर अचानक कहते हैं कि मैं बॉर्डर पे फंस गया हूँ, या एक इमरजेंसी ऑपरेशन करना है और फंड्स कम पड़ गए, प्लीज मदद करो, तो लोग उस अथॉरिटी फिगर पर सवाल नहीं उठाते। अरे बाप रे, वो बिना सोचे समझे 3 से 8 लाख रुपए तक आराम से गवा देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो किसी नेक काम में मदद कर रहे हैं। ये तो बहुत ही खतरनाक है। और अथॉरिटी के बाद ना दूसरा लालच या एस्पिरेशन का ट्रिगर होता है, जिसे NRI ग्रूम स्कैम में देखा गया है। हाँ, ये भी बहुत प्रेवलेंट है। इसमें क्या होता है कि एक UK बेस्ड इंजीनियर होने का दावा किया जाता है। रोज प्यारी बातें होती हैं, फ्यूचर प्लानिंग होती है, और फिर अचानक वो कहता है कि वो इंडिया आ रहा है और उसने कुछ बहुत महंगे गिफ्ट्स भेजे हैं, जैसे आईफोन्स या ज्वेलरी। द क्लासिक गिफ्ट ट्रैप। और फिर उसके कुछ दिन बाद एक लोकल इंडियन नंबर से कॉल आती है, जहां कोई औरत खुद को कस्टम्स ऑफिसर बताती है। वो कहती है कि पार्सल कस्टम्स में अटक गया है और उसकी पेनल्टी या टैक्स भरना पड़ेगा, वरना उस NRI पर लीगल एक्शन हो सकता है। देखिए, ये कस्टम्स वाले इस पूरे खेल का ना सबसे क्लासिकल हिस्सा है। अच्छा। हाँ, स्कैमर्स ठीक से जानते हैं कि सरकारी आदेश और पुलिस के डर से लोग घबरा जाते हैं। सही बात है, पुलिस और टैक्स का नाम सुन के कोई भी डर जाएगा। बिल्कुल। एक बार उस मासूम इंसान ने पहली पेनल्टी, जो शायद 50,000 की हो, वो भेज दी, तो समझिए वो फंस गया। इसे बिहेवियरल इकोनॉमिक्स में संक कॉस्ट फैलेसी कहते हैं। संक कॉस्ट फैलेसी मतलब क्योंकि पैसे लग चुके हैं तो आगे निकलना मुश्किल हो जाता है। एग्जैक्टली। अब क्योंकि विक्टिम पहले ही अपने पैसे लगा चुका है, वो और पैसे भेजता रहता है, इस उम्मीद में कि पिछला पैसा और वो महंगा पार्सल दोनों मिल जाएंगे। ओह नो। और देखते ही देखते डिमांड्स बढ़ती हैं और 5 से 10 लाख रुपए की ठगी हो जाती है। वो बंदा जो UK का इंजीनियर था और वो कस्टम्स ऑफिसर, दोनों दरअसल एक ही कमरे में बैठे स्कैमर्स होते हैं। वो विदेश कभी गया ही नहीं होता। ये तो लिटरली एक पूरा स्टूडियो सेटअप बना के गेम खेल रहे हैं। वही तो। अथॉरिटी और एस्पिरेशन के बाद तीसरा हथियार है वल्नरेबिलिटी, यानी लाचारी का फायदा उठाना। डिवोर्सी वुमेन ट्रैप वाले मामले में ये बिल्कुल साफ दिखता है। हाँ, ये बहुत ही इमोशनली ड्रेनिंग स्कैम है। इसमें एक शख्स को एक डिवोर्सी औरत का प्रोफाइल मिलता है, वो अपनी सैड स्टोरी सुनाती है कि कैसे उसके परिवार ने उसे छोड़ दिया है। दोनों के बीच डीप इमोशनल कॉन्वर्सेशंस होती हैं। और फिर वही होता है इमरजेंसी। एग्जैक्टली। फिर अचानक से एक रात कॉल आती है कि माँ हॉस्पिटल में एडमिट है, या लैंडलॉर्ड घर से निकाल रहा है क्योंकि रेंट नहीं दिया। और इमोशनल ब्लैकमेल इतना स्ट्रांग होता है कि सामने वाला 2-3 लाख रुपए भेज देता है, जो कि बहुत दुख की बात है, क्योंकि लोग जेन्युइनली मदद करना चाहते हैं। और
पैसे अकाउंट में ट्रांसफर होते ही वो प्रोफाइल डिलीट और नंबर ब्लॉक हो जाता है। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। किस मायने में? क्या हमने एक पैटर्न नोटिस किया है? जब भी पैसे मांगे गए तब एक इमरजेंसी या अर्जेंसी बनाई गई। कोई 2 हफ्ते पहले एडवांस में पैसे नहीं मांगता, हमेशा आज अभी इसी वक्त पैसे चाहिए होते हैं। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये अर्जेंसी ना इस पूरे स्कैम की रीढ़ की हड्डी है। और अगर फियर और अर्जेंसी को मिला दिया जाए तो चौथा और सबसे खतरनाक स्कैम सामने आता है। कौन सा? ब्लैकमेल स्कैम। ये सुनने में ही डरावना लगता है। इसमें शुरुआत आम चैटिंग से होती है, फिर स्कैमर बातचीत को मैट्रिमोनियल प्लेटफॉर्म से बाहर किसी और ऐप पर ले जाता है, जैसे व्हाट्सएप या टेलीग्राम, ताकि प्लेटफॉर्म का डिटेक्शन उन्हें पकड़ ना पाए। बिल्कुल। वहां ट्रस्ट बिल्ड होने के बाद एक वीडियो कॉल होती है। उस कॉल को ऐसी दिशा में ले जाया जाता है जहां प्राइवेट बातें या हरकतें होती हैं और विक्टिम को पता भी नहीं होता कि स्क्रीन रिकॉर्ड हो रही है। ओह माय गॉड, ये तो बहुत ही डरा देने वाली चीज है। अगले ही दिन से वो प्यारा सा पार्टनर एक शातिर ब्लैकमेलर बन जाता है। सीधा धमकी मिलती है कि पैसे दो वरना ये वीडियो तुम्हारे परिवार और दोस्तों को भेज दूंगा। ये तो एकदम एक्सटॉर्शन हो गया। हाँ, इसमें डर का इस हद तक इस्तेमाल होता है कि लोग अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में अपना आखिरी रुपया तक दे देते हैं। नाइजीरिया, दिल्ली, जयपुर और कोलकाता में ऐसे कई गैंग्स ऑपरेट कर रहे हैं जो सिर्फ इस फियर बेस्ड अर्जेंसी पे चलते हैं। डर, प्यार और गिल्ट, ये 3 ऐसे ट्रिगर्स हैं जो किसी भी इंसान की सोचने समझने की शक्ति को एकदम पैरालिसिस में डाल सकते हैं। बिल्कुल, लोग ढंग से सोच ही नहीं पाते। तो चलिए इस जल्दबाजी और अर्जेंसी के मनोविज्ञान में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। आखिर शादी की जल्दी की साइकोलॉजी क्या है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा डेटा बताता है कि जब किसी नए आकर्षक इंसान से ऑनलाइन बात शुरू होती है तो दिमाग एक अलग ही डोपामीन मोड में चला जाता है। डोपामीन मोड, सही वर्ड यूज किया आपने। ये कुछ वैसा ही है जैसे हम सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हों, जब कोई अच्छी पोस्ट पर अचानक से 100 लाइक्स आ जाएं तो जो खुशी मिलती है ना, हाँ, एक हिट सा मिलता है। बिल्कुल वही केमिकल रिएक्शन दिमाग में तब होता है जब एक सो कॉल्ड परफेक्ट पार्टनर की तरफ से सुबह सुबह एक रोमांटिक मैसेज आता है। ये डोपामीन इतना पावरफुल होता है कि इंसान रेड फ्लैग्स को बिल्कुल दरकिनार कर देता है। देखिए, डोपामीन सच में एक नशीले पदार्थ की तरह काम करता है। दिमाग इस फील गुड हार्मोन को और चाहता है, इसलिए वो हर उस वार्निंग साइन को इग्नोर कर देता है जो इस खुशी को रोक सकता है। यानी इंसान खुद को ही धोखा देने लगता है। हाँ, पर इसके अलावा एक और बहुत बड़ा फैक्टर है यहाँ, सामाजिक दबाव। सामाजिक दबाव मतलब सोसाइटी का प्रेशर। हाँ, एक उम्र के बाद आसपास का माहौल बदल जाता है। लोग क्या कहेंगे, सबकी शादी हो रही है, तुम कब करोगे, ये सब ताने एक अनजाना डर पैदा करते हैं। हाँ, यस, लोग क्या कहेंगे सिंड्रोम। बिल्कुल। इस प्रेशर में लोग सोचते हैं कि अगर उन्होंने जल्दी फैसला नहीं लिया तो ये सुनहरा मौका हाथ से निकल जाएगा। इस फियर ऑफ मिसिंग आउट यानी खोने के डर को स्कैमर्स बहुत अच्छी तरह भुनाना जानते हैं। ये पूरा मैकेनिज्म मुझे किसी ई कॉमर्स वेबसाइट की फ्लैश सेल जैसा लगता है। सच में फ्लैश सेल कैसे? जैसे वहां स्क्रीन पर एक उल्टा चलने वाला टाइमर होता है ना। हाँ, एक टिकिंग क्लॉक, सिर्फ 10 मिनट बचे हैं, उसके बाद ये डील हमेशा के लिए खत्म। हाँ हाँ, वो टाइमर जो पैनिक क्रिएट करता है। एग्जैक्टली वो टाइमर लोगों के दिमाग में ऐसी पैनिक पैदा करता है कि लोग जल्दबाजी में अपना क्रेडिट कार्ड निकालकर वो चीजें भी खरीद लेते हैं जिसकी उन्हें कोई जरूरत ही नहीं होती। ये बहुत ही परफेक्ट एनालॉजी है। ये स्कैमर्स भी बातों बातों में वही फ्लैश सेल वाला टाइमर दिमाग में फिट कर देते हैं। जैसे बोलेंगे कि मेरी माँ मेरी शादी कहीं और पक्की कर रही है, कल सुबह तक बताओ। अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें तो ये फ्लैश सेल टाइमर इसलिए लगाया जाता है ताकि सामने वाले को वेरीफाई करने का वक्त ही ना मिले। ताकि उन्हें रियलिटी चेक करने का टाइम ना मिल सके। बिल्कुल। जो इंसान इतनी जल्दी मचा रहा है वो दरअसल आपका बैकग्राउंड चेक रोकना चाहता है। असलियत यह है कि एक सच्चे रिश्ते में शादी जैसा बड़ा फैसला कभी रातों रात नहीं होता। सही बात है, एक लंबा प्रोसेस होता है। एक आदर्श टाइमलाइन कम से कम 3 से 6 महीने की होनी चाहिए। 1-2 महीने नॉर्मल चैटिंग और फोन कॉल्स, उसके बाद लाइव बिना फिल्टर की वीडियो कॉल्स, फिर रियल लाइफ मीटिंग किसी पब्लिक प्लेस पर, और अंत में दोनों परिवारों का आपस में मिलना। ये एक सॉलिड टाइमलाइन है।
और इस पूरे प्रोसेस में अगर स्कैमर को इतना लंबा वक्त रुकना पड़ा तो उसका झूठ कहीं ना कहीं पकड़ा ही जाएगा, इसलिए वो जल्दी मचाते हैं। क्योंकि लोग इस साइकोलॉजिकल दबाव और इस फ्लैश सेल वाले टाइमर के असर में होते हैं, इसलिए एक ऐसी सिस्टम की जरूरत है जो उनके दिमाग को शांत रखे और सच्चाई को सामने लाए। बिल्कुल, हमें टूल किट की जरूरत है यहाँ। हाँ, हमारे सोर्स मटेरियल में ना एक बेहद प्रैक्टिकल डिटेक्टिव टूल किट दी गई है। एक आम इंसान इस साइबर फ्रॉड की दुनिया में अपना बचाव कैसे करे, इसके कुछ बहुत ही स्मार्ट तरीके हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए इसमें? सबसे पहला और टेक्निकल टूल है रिवर्स इमेज सर्च। सुनने में शायद कॉम्प्लेक्स लगे, पर ये सबसे आसान है। गूगल लेंस या किसी भी रिवर्स इमेज सर्च वेबसाइट पर उस प्रोफाइल की फोटो डालो और सर्च करो। ये बहुत ही इफेक्टिव टूल है। हाँ, अगर वो फोटो किसी और नाम से या किसी और देश के सिटीजन की निकली तो वहीं पता चल जाएगा कि फोटो चुराई गई है। एग्जैक्टली। और उसके बाद आता है बातचीत के जरिए होने वाला बेसिक रियलिटी चेक। बेसिक रियलिटी चेक उसमें क्या आता है? मतलब किसी के ऑफिस का नाम पूछिए, उनका डेली रूटीन क्या है और उनकी लिंक्डइन प्रोफाइल मांगे। अगर कोई सच में आईटी प्रोफेशनल है या किसी बड़ी कंपनी में काम करता है तो उसकी एक डिजिटल फुटप्रिंट तो जरूर होगी। हाँ, लिंक्डइन तो आजकल सबका होता है। पर स्कैमर्स के पास अक्सर गोलमोल जवाब होते हैं। वो एग्जैक्ट कंपनी का नाम नहीं बताएंगे या कहेंगे कि मैं किसी सीक्रेट प्रोजेक्ट पर हूँ, इसलिए सोशल मीडिया पर नहीं हूँ। सीक्रेट प्रोजेक्ट, ये तो बहुत बड़ा बहाना है। हाँ, ऐसे जवाब सीधे रेड फ्लैग्स हैं। यहाँ थोड़ा सा ठहराव लेना जरूरी है। मतलब एक आम इंसान मैट्रिमोनियल साइट पर लाइफ पार्टनर ढूंढने गया है, कोई मुजरिम नहीं ढूंढ रहा। सही बात है, वो रिश्ता ढूंढ रहे हैं। तो अगर हर मैसेज में सवाल पूछे जाएं, लिंक्डइन मांगी जाए, ऑफिस के बारे में क्रॉस क्वेश्चन किया जाए, तो क्या कोई जेन्युइनली अच्छा और सच्चा इंसान बुरा नहीं मान जाएगा? उन्हें ऐसा नहीं लगेगा कि पहले दिन से ही उन पर शक किया जा रहा है? ये डर बिल्कुल वाजिद है और ज्यादातर लोग ना इसी संकोच की वजह से सवाल नहीं पूछते। पर देखिए, इस डिटेक्टिव टूल किट का इस्तेमाल किसी पुलिस इंटेरोगेशन की तरह नहीं करना है। तो फिर कैसे करें? मैंने नेचुरली पूछा कि आपने वीकेंड पर क्या किया? अच्छा। और सामने वाले ने कहा कि मैं अपनी बहन के साथ एक नए इटालियन रेस्टोरेंट में गया था। ठीक है, एक नॉर्मल सा जवाब। बस इस जानकारी को ना दिमाग में रख लेना है। फिर 3 या 4 दिन बाद कैजुअली पूछना है कि उस दिन जब आप अपने दोस्तों के साथ बाहर गए थे तो वहां का खाना कैसा था? ओह वाह, ये बहुत स्मार्ट है। अगर वो इंसान सच्चा है ना तो वो तुरंत टोक देगा और कहेगा दोस्तों के साथ नहीं, मैं तो अपनी बहन के साथ इटालियन खाने गया था। राइट, वो तुरंत करेक्ट कर देंगे। पर जिसने उस वक्त झूठ बोला था उसको इतनी छोटी डिटेल याद नहीं रहेगी, वो उस झूठ की दौर में उलझ जाएगा। सच बोलने वाले को एक लंबा रजिस्टर मेंटेन नहीं करना पड़ता अपनी कहानी याद रखने के लिए। वाह, ये तरीका तो बिना शक दिखाए सच्चाई उगलवाने का बेहतरीन रास्ता है। बिल्कुल। एक और आसान चेक होता है प्रेशर टेस्ट। सामने वाले को डायरेक्ट पर प्यार से बोलना कि मैं इस रिश्ते को लेकर थोड़ा टाइम लेना चाहता हूं और मैं जल्दी डिसीजन नहीं लूंगा। हाँ, ये बहुत जरूरी है बोलना। एक सच्चा इंसान इस बात की रिस्पेक्ट करेगा क्योंकि वो भी लाइफ पार्टनर चुनने के लिए जल्दबाजी नहीं चाहता। पर एक स्कैमर आप पे गुस्सा करेगा, गिल्ट ट्रिप देगा या नए बहाने बनाएगा। वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। और सबसे मजेदार है मनी ट्रैप चेक। बातों ही बातों में कैजुअली कह दीजिए कि मैं और मेरे परिवार का उसूल है कि हम कभी किसी को ऑनलाइन पैसे नहीं देते या उधार नहीं देते, चाहे कोई भी सिचुएशन हो। ये मेरा पर्सनल फेवरेट है ना? एक सच्चे इंसान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर स्कैमर का आगे का पूरा बिजनेस मॉडल ही इस बात पर निर्भर करता है। वो तुरंत बात को बदलने की कोशिश करेगा या डिफेंसिव हो जाएगा। और इस पूरी टूल किट में ना एक ब्रह्मास्त्र भी है, एक आखिरी और सबसे असरदार तरीका। ब्रह्मास्त्र वो क्या है? अगर किसी पर थोड़ा सा भी शक है कि वो फेक आइडेंटिटी यूज कर रहा है तो सिर्फ इतना बोल देना काफी है कि मेरे अंकल पुलिस में हैं और मेरे परिवार वाले किसी से आगे बात बढ़ाने से पहले एक छोटा सा बैकग्राउंड चेक या पुलिस वेरिफिकेशन करवाते हैं। आपको उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अरे वाह, ये बोलते ही तो क्या असर होता होगा?
स्कैमर्स देखिए वॉल्यूम में खेलते हैं। उन्हें जल्द से जल्द अगला शिकार चाहिए। जब उन्हें पता चलता है कि यहाँ वेरिफिकेशन या पुलिस की बात हो रही है, तो वो खुद ही 90% केसेस में अपना अकाउंट डिलीट करके गायब हो जाते हैं। ये सच्ची में एक ब्रह्मास्त्र है। होती हैं जहाँ इन फ्रॉड्स की आशंका थोड़ी कम हो। सही दिशा में सोच रहे हैं आप। हमारे डेटा में ऐसी कई साइट्स का जिक्र है, पर उनका बेसिक प्रिंसिपल क्या है? जैसे शादी.com अपना वेरीफाइड प्रोफाइल बैज यूज करता है, जीवनसाथी.com स्ट्रिक्ट फ्रॉड डिटेक्शन अप्रोच अपनाता है, भारत मैट्रिमोनी पर आईडी वेरिफिकेशन के स्टेप्स हैं, और betterhalf.ai जैसी एप्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करती हैं। ये सब टेक्निकल टूल्स हैं उनके। पर आखिर एक साइट वेरीफाई कैसे करती है? क्या ये प्लेटफॉर्म सच में सुरक्षित है? देखिए, सुरक्षा की शुरुआत बैकएंड से होती है। जब किसी साइट पर आईडी वेरीफाई होती है तो वो बैकएंड पर ये चेक करते हैं कि फोटो और दिए गए आईडी का नाम और चेहरा मैच कर रहा है या नहीं। अच्छा, वो क्रॉस वेरीफाई करते हैं वहाँ। हाँ, और AI बेस्ड साइट्स और भी आगे जाती हैं। वो यूजर्स का बिहेवियर एनालाइज करती हैं। अगर एक नया अकाउंट बना है और वो एक ही घंटे में 50 अलग अलग लोगों को आई लव यू का मैसेज भेज रहा है, तो AI तुरंत समझ जाता है कि ये इंसान का नहीं, एक ऑटोमेटेड स्कैमर का पैटर्न है, और इस अकाउंट को ब्लॉक कर दिया जाता है। ये टेक्नोलॉजी तो बहुत हेल्पफुल है। प्लेटफॉर्म्स अपनी तरफ से कोशिश कर सकती हैं, पर देखिए, सेफ्टी के आखिरी लाइन यूजर खुद होता है। इसीलिए सिर्फ वेरीफाइड प्रोफाइल से ही बात करनी चाहिए, और इसके साथ एक 3 स्टेप वेरिफिकेशन रूल हमेशा अप्लाई होना चाहिए। 3 स्टेप वेरिफिकेशन यानी शादी से पहले 3 चीजें जरूरी हैं। हाँ, बताती हूँ। पहला, हाँ, लाइव वीडियो कॉल। हाँ। वो भी नॉर्मल, बिना किसी फिल्टर या एडिटिंग के, ताकि पता चले स्क्रीन पर वही इंसान है जिसकी प्रोफाइल है। ये सबसे पहला बैरियर है। दूसरा है फैमिली इंट्रोडक्शन। किसी भी वैलिड रीजन से परिवार से मिलने से बचना नहीं चाहिए। फैमिली मीटिंग ना बहुत कुछ क्लियर कर देती है। और तीसरा, सोशल मीडिया क्रॉस चेक। उनका इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन सब चेक करना चाहिए कि क्या उनकी एक नॉर्मल डिजिटल हिस्ट्री है या नहीं। बिल्कुल। जब ये तीनों लेयर्स पास हो जाएं, तब एक प्रोफाइल 80% तक सेफ मानी जाती है। और सबसे एंड में आता है द अल्टीमेट गोल्डन रूल, जो कि सबसे बड़ा नियम है इस खेल का। शादी से पहले और इंसान से आमने सामने मिले बिना 1 रुपया भी नहीं देना है। चाहे किसी का हॉस्पिटल का बिल हो, अचानक हुआ एक्सीडेंट हो, फ्लाइट का टिकट हो, या कस्टम्स में अटका हुआ कोई डायमंड रिंग का गिफ्ट हो, किसी भी हालत में पैसे नहीं भेजने। सही कहा, किसी भी हालत में। तो इस सब का आखिर क्या मतलब है? हम डिजिटल प्यार ढूंढने आए थे और हम लिटरली एक साइबर डिटेक्टिव बन गए। इससे एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, क्या हमें नए लोगों से रिश्ता जोड़ना छोड़ देना चाहिए? वही ना, लोग तो डर ही जाएंगे इन सबसे। जवाब है नहीं। पर एक इक्वेशन हमेशा याद रखनी चाहिए। ट्रस्ट इज इक्वल टू टाइम प्लस वेरिफिकेशन। टाइम प्लस वेरिफिकेशन, बिल्कुल सही बात। यानी विश्वास, वक्त और जांच पर टिका होना चाहिए। अगर सामने वाला इंसान सच्चा है ना, तो वो वक्त बिताने को तैयार होगा और हर तरह की जांच का सम्मान करेगा। प्यार में अंधा होना एक मुहावरा है, इसे असलियत में अपनाना बेवकूफ़ी है। बहुत ही उम्दा तरीके से समझाया आपने। इस गहन विश्लेषण से ना ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि ये आकर्षक स्कैमर्स कैसे लोगों की उम्मीदों और जज्बातों के चक्रव्यूह बनाते हैं। बिल्कुल वही माया जाल है इनका। आज हमने उस प्लेबुक को डिकोड किया, अर्जेंसी और डोपामीन के उस खेल को समझा जो लोगों को जल्दबाजी में गलत फैसले लेने पर मजबूर करता है, और उस डिटेक्टिव टूलकिट को जाना जो हर डिजिटल यूजर की पहली ढाल है, जो हमें खुद सीखनी पड़ेगी। मुख्य बात ये निकल कर आती है कि किसी का इमोशनल प्रेशर या जल्दबाजी एक शांत दिमाग और सही सवालों के आगे नहीं टिक सकती। यूजर्स की डिजिटल और इमोशनल सेफ्टी ना उनके अपने हाथ में है। लोगों को अपने इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा करना चाहिए। अगर कुछ भी अजीब लग रहा है तो रुक जाना बेहतर है। एकदम ठीक। सही दिशा में उठाया गया एक सवाल किसी की पूरी जिंदगी की कमाई और इमोशनल हेल्थ को तबाह होने से बचा सकता है। आज की ये गहरी चर्चा सुनकर तो यही लगता है कि सवाल पूछने की आदत और थोड़ी सी सावधानी ही इस साइबर फ्रॉड की दुनिया में सबसे बड़ा हथियार है। बिल्कुल, यही हमारा शील्ड है। पर देखिए, एक और नया डर जो अब सामने आना शुरू हो गया है, जिसके बारे में मैं सोच रहा था। सोचिए, ये स्कैमर्स तब क्या करेंगे जब इनके हाथों में और भी एडवांस्ड AI टूल्स होंगे।
ओ, आप डीप फेक्स की बात कर रहे हैं? ये तो अगला लेवल खतरा है। हाँ, जब वो पुरानी फोटोज और टेक्स्ट मैसेजेस छोड़कर डीपफेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बिल्कुल असली जैसी दिखने वाली वीडियो कॉल्स जनरेट करने लगेंगे। ये सुनने में ही डरावना लगता है, और ये टेक्नोलॉजी आना शुरू हो गई है। वही तो, जब वो एआई की मदद से किसी नकली परिवार की आवाजें बनाकर फोन पर बात करवाएंगे, जब हमारी आंखें और कान भी हमें धोखा देने लगेंगे, तब ये ट्रस्ट बट वेरीफाई का फॉर्मूला कैसे काम करेगा? ये एक बहुत ही गंभीर स्थिति होगी। क्या तब सच और झूठ के बीच की जो लकीर है वो पूरी तरह मिट जाएगी? ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर आगे चलकर इस डिजिटल सोसाइटी के हर नागरिक को बहुत गंभीरता से सोचना होगा। पता नहीं हम इस सब के लिए अभी कितने तैयार हैं।